नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर रोज़ाना की तरह एक नया मोटर इंश्योरेंस क्लेम के विषय में वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैंने सुबह किसी यूट्यूब चैनल पर मैंने अप्रूव सर्वेयर के बनने के बारे में, उसके रोल्स के बारे में और मोटर इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में एक लगभग 1 घंटा 20 मिनट का लगभग एक वीडियो देखा था। तो उसमें मुझे कुछ जो मेरे अनुसार जितना मैंने पढ़ा है, मुझे कुछ हल्का सा उसमें सुधार की ज़रूरत लगी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहली चीज़ है कि अप्रूव सर्वेयर कौन बन सकता है। अप्रूव सर्वेयर बनने के लिए इस समय अभी जो चल रहा है सर्वेयर रेगुलेशन 2015 है, उसमें सर्वेयर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं जो चाहिए हैं मिनिमम वो लिख दी हुई हैं, किस तरीके से बन सकते हैं वो भी दिया हुआ है। तो अभी जो इस समय जो तरीका है 1 साल की एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है, एक एसोसिएट या फेलो मेंबर जो इंस्टीट्यूशन का है उस सर्वे के अंडर में, और उसके बाद फिर एक एग्ज़ामिनेशन होता है जो भी आपने ब्रांच चूज़ की हुई है, और उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। ये जो एलिजिबल क्वालिफ़िकेशन हैं इसमें इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीएससी एग्रीकल्चर, और इंश्योरेंस के कुछ ये इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ कोर्स ही कह लीजिए, जो फेलो एसोसिएट हैं उनको भी एलिजिबल क्वालिफ़िकेशन में रखा गया है। कुछ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के डिप्लोमा भी हैं शायद, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, वो भी एलिजिबल क्वालिफ़िकेशंस में आते हैं। तो ये अप्रूव सर्वेयर बनने की क्वालिफ़िकेशन है। जिस ब्रांच में आपको सर्वेयर बनना है, जैसे मोटर है, ये जो सर्वेयर बनने की जो इंश्योरेंस के फील्ड हैं, ये इसमें काफ़ी सारी ब्रांच हैं, जैसे मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंश्योरेंस, मैरीन कार्गो इंश्योरेंस, मैरीन हल इंश्योरेंस, लॉस और प्रॉफिट इंश्योरेंस। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, तो ये बहुत सारी ब्रांच हैं, इनके लिए अलग अलग तरीके की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी हुई है। तो फिर ट्रेनिंग करनी है और उसके फिर एक एग्ज़ामिनेशन देना है, उसे पास करके आप अप्रूव सर्वेयर बन सकते हैं। और अभी वैसे एक नया सर्वेयर रेगुलेशन अंडर प्रोसेस है, वो भी जल्दी आ जाएगा, शायद वो सर्वेयर रेगुलेशन 2020 कहलाएगा। तो उसमें क्वालिफ़िकेशन के लिए कुछ नई गाइडलाइन बनाई जा रही हैं, और शायद अभी ट्रेनिंग का कुछ फिक्स नहीं है। पहले तो जो प्रपोज़ल आया था कि शायद वो ट्रेनिंग को ख़त्म कर देंगे। पहले मैक्सिमम 3 एक कैंडिडेट ऑप्ट कर सकता था, अब वो आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आप जितने भी आप एलिजिबल हैं जितने के लिए उतने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सर्वेयर बनने का है, एग्ज़ामिनेशन होता है। आप अगर मुझसे भी बहुत से लोग पूछते हैं साहब सर्वेयर बनना चाहते हैं हम, तो अगर आपने सर्वेयर बनना है, देखिए एक सर्वेयर के तौर पे आपको काम कैसे करना है ये तो आपका आउटलुक है, आप भविष्य में कैसे करेंगे। लेकिन आप मेरा मानना ये है कि अगर आप सर्वेयर बनना चाहते हैं तो बारीकी से आप इंश्योरेंस को जो भी लिटरेचर है उसको पढ़ें। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लिटरेचर नहीं है, बेसिक आपको समझने होंगे। आप पढ़ेंगे, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट इंश्योरेंस है उसके कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन टर्म्स और डिफरेंट जो भी उसकी भाषा है उसको पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। और कई बार आप देखेंगे कि ट्रेडिशन में कुछ अलग चल रहा होगा और नियम इंश्योरेंस की कुछ अलग कह रहे होंगे। तो यदि आप एक सर्वेयर हैं, सर्वेयर को विशेषज्ञ माना जाता है, तो उसे एक विशेषज्ञ के तौर पे ही काम करना चाहिए और उसे वो सही नियमों को अपने काम में अप्लाई करना चाहिए।
और आपकी उससे वैल्यू भी बनेगी और आप एक्सपर्ट भी कहलाएंगे। अदरवाइज़ नियम क्या हैं और आप एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं लेकिन आप वैसे रियलिटी में काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। यह है। दूसरा, अब मैं आता हूँ सर्वेयर की ज़रूरत रखी गई क्यों है। सर्वेयर जो हमारे देश में बीमा कानून है जो काफ़ी पहले बना है, तो उसमें सर्वेयर को 64 यूएम के तहत रखा गया था। अभी भी अमेंडमेंट हुआ है जो पीछे, उसमें भी 82 क्लॉज है, उस वो 64 यूएम ही एक तरीके से उसका कन्वर्टेड रूप है। तो उसमें सर्वेयर को रखने की मुख्य वजह ये थी कि जो बीमा जो हमारा जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें जब कोई बीमा पॉलिसी है उसके अंदर कोई क्लेम आए तो उस क्लेम के लिए एक एक्सपर्ट, जो इंश्योरेंस का एक्सपर्ट हो, जो टेक्निकली भी एक्सपर्ट हो और जो निष्पक्ष, मतलब बीमा कंपनी करेगी तो ये काम वो अपने आप को पक्षपात कर सकती है अपने लिए। इसलिए एक न्यूट्रल आदमी को, इंडिपेंडेंट आदमी को जो रखा गया इसके लिए, जिसे आईआरडीए से लाइसेंस दिया जाता है और वो एक्सपर्ट होता है, उसकी बेस क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे उसको बनाया जाता है। तो वो न्यूट्रली करे, एज ए एक्सपर्ट करे, उसकी रिकमेंडेशन पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटल करेगी। ये नियम है। और चूँकि सर्वेयर की संख्या सीमित है और इंश्योरेंस कंपनी के लिए इकोनॉमिक भी देखना है, तो इसलिए इसके लिए एक तय रकम की गई है कि उसके लिए कंपलसरी सर्वे, एक अप्रूव सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पे ही क्लेम सेटल होगा। जो मोटर इंश्योरेंस के लिए 50,000 है और नॉन मोटर इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए 1 लाख है। और इसमें भी कुछ क्लेम्स के लिए आईआरडीए ने छूट रखी हुई है, जैसे थेफ्ट क्लेम्स हैं, जैसे कैटल इंश्योरेंस हैं, या कुछ अन्य भी हैं जिनके लिए कंपलसरी इस लिमिट में भी अप्रूव्ड सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट को कंपलसरी नहीं रखा गया। ये आईआरडीए पे रखा गया है कि वो अगर कहीं छूट देना चाहे या कहीं कोई किसी देश के किसी हिस्से में आंधी तूफान, बाढ़, कुछ भीषण आपदा या कुछ आ जाए जहाँ ज़रूरी लगे, तो वो इसको विड्रॉ करके थोड़े समय के लिए इस कंपलसरी आवश्यकता को हटा सकती है। और कभी कभी ऐसा होता भी है जब कभी भीषण आपदा आती है। तो ये है। और दूसरा, बीमा कंपनी के लिए जो इस कानून में लिखा है कि एक एक्सपर्ट जो अप्रूव्ड सर्वेयर है उसकी रिपोर्ट को बीमा कंपनी को कंपलसरी मानना है या उससे अलग निर्णय लेना है, तो बीमा कंपनी उससे अलग निर्णय भी ले सकती है। लेकिन बीमा कंपनी एक अप्रूव्ड सर्वेयर के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ये है, वो चाहे अगर उसके पास वाजिब वजह है उसके लिए जवाबदेह बन के, तो वो उससे अलग निर्णय ले सकती है। ये बीमा कंपनी के लिए नियम है। अब मैंने वो यूट्यूब पे जो मैंने बहुत सारी चीज़ों को सुना, 1 घंटा 19 मिनट और कुछ सेकंड था वो, मैंने लगभग के पूरा ही मैंने सुना। और उसमें एक अप्रूव सर्वेयर साहब भी थे जो उस एक जूम मीटिंग थी उसका वो कन्वर्सेशन है। तो उसमें मैं कुछ जो पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हुए हैं तो मैं वो आज आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग है, हो सकता है मैं इसमें कहीं कुछ गलत भी हो जाऊँ। कभी कभी जब हम ये चीज़ें वीडियो में बनाते हैं तो जल्दबाजी में या किसी वजह से गलत भी हो जाती है, मेरे साथ भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने सही जानकारी लाऊं, सही इन्फॉर्मेशन लाऊं। तो मैं वो जो मैंने पॉइंट नोट किए हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो उसमें था, हमने सर्वेयर रोल्स के बारे में बताया। सर्वेयर का जो रोल है वो न्यूट्रली और एज ए एक्सपर्ट क्लेम लॉस असेस करना है और रिकमेंडेशन देनी है, ये उसका काम है। इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी है। यह अलग बात है कि वो सेटिस्फाई हो या ना हो, इंश्योरेंस कंपनी को सर्वे रिपोर्ट कॉपी जमा करनी होती है। अगर इंश्योर्ड मांगते तो उसको भी देनी है, ऐसा भी इसमें नियम है।
और एक सर्वेयर को पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम करना होता है। सिर्फ जो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके अनुसार ही उसे क्लेम लॉस असेस करना है, उसके अलावा नहीं। ये नहीं कि बीमा कंपनी ने कोई कहा कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, ऐसे नहीं करना होता है। एक सर्वेयर को सिर्फ पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नुकसान क्लेम लॉस असेसमेंट करना होता है। तो एक पॉइंट था इसमें, बहुत सारी ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है जो सर्वे रेगुलेशन 2015 में लिखा हुआ है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है। सर्वे रेगुलेशन 2015 आप कोई भी आसानी से उसको ले सकते हैं, वो गूगल पे भी मिल जाता है, या आप इसला की साइट पे जाके ले सकते हैं, IRDA की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। एक उन्होंने जो बताया मोटर क्लेम के लिए कि अगर कोई बड़ा क्लेम है या कुछ है, उसमें एफिडेविट लेने के बारे में बताया। तो एफिडेविट लेना, मैं नहीं समझता एक अप्रूव सर्वेयर को एक एफिडेविट लेना चाहिए किसी क्लाइंट से। वो एक सिर्फ परेशानी और वेस्टेज ऑफ टाइम की प्रक्रिया है। उसमें देश का करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है, वो 150, 200, 250 रुपये में बनता है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सबसे शुरू में जब बने थे वो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तब भी कहा था ये वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी कॉमन पीपल के लिए की प्रक्रिया है, इससे बचना चाहिए, इसे मिनिमम से मिनिमम करना चाहिए। तो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई एफिडेविट की डिमांड नहीं है। अगर जो जानकारी चाहिए वो क्लेम फॉर्म में ही हम ले सकते हैं, उसमें सारा कॉलम होता है, इंश्योर्ड से साइन करा के आप उसी में ले सकते हैं। और अगर फिर भी कोई क्लैरिफिकेशन कहीं डाउट है तो एक प्लेन पेपर पे स्टेटमेंट ले सकते हैं इंश्योर्ड का, वो सफिशेंट है, कोई एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अननेसेसरी हम क्लाइंट को परेशान कर रहे हैं अगर एफिडेविट मांग रहे हैं। पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई एफिडेविट के देने के लिए कोई वो नहीं है, नियम नहीं है। दूसरा, इस तरीके के डॉक्यूमेंट अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017 पढ़ें तो उसमें भी लिखा हुआ है कि इर्रेलेवेंट डॉक्यूमेंट की डिमांड इंश्योर्ड से नहीं करनी चाहिए, ना बीमा कंपनी को ना सर्वेयर को। तो मेरे हिसाब से ये इर्रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है। दूसरा, जो हमारी जो मोटर इंश्योरेंस है वो इंडियन मोटर टैरिफ 2002 में बना था, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। इसमें बीच बीच में थोड़े थोड़े से अमेंडमेंट हुए हैं। जैसे तो इसमें जो इंडियन मोटर टैरिफ है इसमें पार्ट्स को 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक है रबर पार्ट जिस पे फ्लैट 50% अप्रिशिएशन है, एक है फाइबर पार्ट जिस पे फ्लैट 30% अप्रिशिएशन है, एक है ग्लास पार्ट जिस पे 0% अप्रिशिएशन है, एक है अदर पार्ट्स कैटेगरी। इसे हमारे सर्वेयर कम्युनिटी में या इंश्योरेंस में ज़्यादातर लोग मेटल पार्ट्स कैटेगरी कहते हैं। इवन जो मैं सर्वे रिपोर्ट एक सॉफ्टवेयर पे बनाता हूँ उसमें भी मैंने उससे बोला था कि इसको अदर पार्ट्स कैटेगरी कर दीजिए जो जिनका सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो मेटल पार्ट्स कैटेगरी लिखा हुआ है उन्होंने। तो लेकिन मेटल पार्ट्स नाम से कोई कैटेगरी नहीं है, अदर पार्ट्स कैटेगरी है। और इसमें ईयर वाइज डेप्रिशिएशन है। जैसे ये 0 से 6 महीने तक कोई डेप्रिशिएशन नहीं है, 6 महीने से 1 साल तक 5 है, फिर अगले साल के लिए 10, फिर अगले साल 15, फिर अगले साल 25, फिर अगले साल जो है 35, फिर उसे अगले साल जो है जो 5 से और 10 साल तक का स्लैब है उसमें 40% है, और 10 साल से ऊपर के लिए जो है फिर फ्लैट 50% डेप्रिशिएशन है अदर पार्ट्स कैटेगरी पे। तो ये एक डेप्रिशिएशन का चार्ट है। दूसरा, उसमें उस जो वीडियो में कहा गया कि 5% साल्वेज कटती है मोटर इंश्योरेंस क्लेम में, तो ये बड़ी गलत भ्रांति है लोगों में। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है और इंडेमनिफिकेशन की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है। तो बीमा कंपनी को कोई भी अगर क्लेम आता है तो इंडेमनीफाई करना है। अब वो बीमा कंपनी चाहे तो जो साल्वेज है उसे बेच के वो क्षतिपूर्ति कर सकती है इंश्योर्ड के, लेकिन ये काम इंश्योर्ड का नहीं है या इंश्योर्ड के लिए उसकी
एक वन साइडेड सोच के हम उसका साल्वेज वैल्यू काटें। पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी साल्वेज वैल्यू 5% काटने का या 2% काटने का या 10% काटने का नियम नहीं है। तो एक सर्वेयर को पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। तो मैं नहीं समझता ऐसा, और 5% ऐसा कोई साल्वेज, अगर हम स्क्रैप वैल्यू देखें तो उसके वज़न के अनुसार होना चाहिए। 5% वाला कॉन्सेप्ट तो मेरी समझ से परे है। 5 या 2 या 4 या 10 जो भी है ये परे है मेरी उससे। ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, इंश्योर्ड एग्री है, आप उसका जो लोहे का एक्चुअल भाव है उसको वो साल्वेज कि भाई आप ये ले लीजिए और इतने में ये बिक जाएगी, तो आप इतना पैसा हम इसमें एडजस्ट कर देते हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि 5% काट दिया, ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर आया कंज्यूमेबल कि वही जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है या नील डेप्रिसिएशन पॉलिसी है। उसमें साहब वो जो एक्सेस क्लोज है 1000 रुपये कार का, उसके बाद भी और पैसा लग जाता है। तो उसमें वो जवाब दिया गया कि साहब कंज्यूमेबल नहीं मिलते, नट बोल्ट इंजन ऑयल कूलेंट गियर ऑयल इस तरीके की चीज़ें। तो सब अगर आप इंडियन मोटर टैरिफ में अगर पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी स्टैंडर्ड पॉलिसी में कंज्यूमेबल नाम का शब्द नहीं है। कहीं ये नहीं दिया कि कंज्यूमेबल कवर है नहीं है, उसमें पूरी गाड़ी की कवरेज दी हुई है। और ये कवरेज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग होती है। और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहती है कि एक गाड़ी या जो भी कुछ है, गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, एक्सीडेंट से जस्ट पहले जैसी अवस्था में थी उस अवस्था के आसपास लाने के लिए जो भी खर्च होगा वो बीमा कंपनी को वहन करना होगा। तो इसमें कहीं ये कंज्यूमेबल या नॉन, और ये सब टर्म्स एंड कंडीशन के अंतर्गत होगा। तो इसमें कहीं कंज्यूमेबल तो कहीं ना टर्म्स एंड कंडीशन में ना कहीं राइटिंग में, तो ये गलत सोच है। उसको प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग इंडेमनीफाई करना होगा। तो अगर मैं नहीं समझता ऐसा कहीं, ये तो पता नहीं कहाँ से कंज्यूमेबल कवरेज और ये कवरेज और वो आ गए हैं। बहुत सारे एड ऑन ऐसे हैं जिनका मेरी समझ से परे हैं। ऐसा नहीं, जो सिंपल पॉलिसी है स्टैंडर्ड पॉलिसी उसमें कहीं डिनाई नहीं लिखा हुआ कि कंज्यूमेबल कवर नहीं होते, या कंज्यूमेबल क्या है ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोई डेफिनेशन नहीं है। जब पूरी गाड़ी कवर है, जो भी गाड़ी के साथ चीज़ आती है वो उसकी कवरेज है। फिर आया हाइड्रोस्टैटिक लॉस जो होते हैं कि गाड़ी कहीं पानी में जा रही है और अगर वो पानी अचानक से उसमें आ गया तो वो सब क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये भी बहुत लोगों को मिथ है। हाइड्रोस्टैटिक लॉस जो होता है वैसे वो ज़्यादा स्पीड में होता है, ना कि वो क्रैंक बार बार करने के चांस बहुत कम है। जब वो गाड़ी निकल रही होती है और उसमें पानी इंजन के अंदर आ जाता है तो वो कंप्रेस नहीं हो पाता जो सिलेंडर है उसमें। तो कनेक्टिंग रोड उसको दबाने के लिए वो पूरा जो है पानी दबता नहीं है उसके सिलेंडर के अंदर, तो कनेक्टिंग रोड पे फोर्स ज़्यादा आता है जिसकी वजह से वो बैंड हो जाती हैं, टूट भी जाती हैं और कई बार बैंड होके जो सिलेंडर वॉल है या ब्लॉक उसको तोड़ भी देती हैं। और ये सब जो है जो हमारी पॉलिसी है उसमें फ्लड रिस्क भी कवर है, इनअंडेशन भी कवरेज है, और उसमें हेलस्टॉर्म मूसलाधार बारिश भी कवरेज है। तो अगर कोई आदमी तालाब में गाड़ी चलाने नहीं गया, सड़क पे चला रहा है और अचानक से पानी या किसी कोई ऐसी सरकमस्टेंसेज हो गई है तो, और अगर किसी ने बाय द वे कोई चाबी एक बार, या वो नॉर्मली कोई भी आदमी करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका क्लेम नहीं मिलना चाहिए। ये बिल्कुल जो सिंपल नॉर्मल स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसके अंतर्गत ये क्लेम मिलना चाहिए और मिलता है। कुछ लोग नहीं देते हैं तो बाद में जब इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन या कंज्यूमर कोर्ट या कोर्ट कहीं भी जाते हैं तो वहाँ इंश्योरेंस कंपनी हार जाती है और ये क्लेम एडमिसिबल हो जाता है, पे हो जाता है। फिर आता है कि उन्होंने लिखा बताया कि साहब थेफ्ट क्लेम, वो उस पर पंच लगा होता है पॉलिसी पे कि 48 आवर्स में ही कंपनी को सूचना देनी होगी, नहीं तो क्लेम निरस्त हो जाएगा। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि पॉलिसी पे अगर कोई स्टैंप लगाया है या कोई पंच अलग से किया हुआ है वो पॉलिसी की वर्डिंग नहीं होती है। पॉलिसी की स्टैंडर्ड वर्डिंग होती है जो IRDA की वेबसाइट पे भी होनी चाहिए
और पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखी होनी चाहिए। अलग से जो कुछ मोहर लगा है वो पॉलिसी का पार्ट नहीं कहलाता है। दूसरा, पॉलिसी में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो इंटीमेशन के लिए इमीडिएट शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई है कि इस तरीके से स्पेसिफिक 48 आवर या 24 आवर या 5 डेज या 4 डेज या 7 डेज ये है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो तो इंश्योर्ड को बहुत जल्दी कोशिश करनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को टेलीफोनिकली, मेल से, वैसे राइटिंग के लिए लिखा हुआ है तो इंटीमेट करना चाहिए, ये बेहतर है। लेकिन अगर नहीं भी कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है क्लेम नहीं मिलेगा। जो आईआरडी है जो उसने कई बार ये सर्कुलर निकाले हैं 11 में 2017 में कि डिले इन इंटीमेशन की वजह से क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, वो टेक्निकल ग्राउंड पे होना चाहिए, ये है। तो अगर उन्होंने लिखा है कि अगर कोई डिले है तो आप उससे जवाब पूछ सकते हैं किस वजह से है, और अगर वो सेटिस्फैक्टरी जवाब है तो उसको कंसिडर करना चाहिए, ये है। तो उसके अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा है कि डिले इन जो है इन क्लेम इंटीमेशन उस वजह से बचना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे केस इस वजह से कोर्ट में हारे हैं और बड़ी उसमें एडवर्स टिप्पणी आई है कोर्ट्स, जो हायर कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से। अच्छा, अब आया ड्रिंक एंड ड्राइविंग। जो लोग नशे में अगर कोई आदमी गाड़ी चला रहा है तो ये अगर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल है तो ये एक सेक्शन 185 है शायद, जो हमारा ये है आईपीसी। तो उसमें आईपीसी या जो भी हमारा देश का कानून है उसमें 185 सेक्शन है। उसमें एक ये है कि अगर किसी आदमी में एक तो इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल तभी माना जा सकता है जब उसका केमिकली या ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट हुआ हो जो ये शो करता हो कि इसके ब्लड में 30 मिलीग्राम अल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम जो पर 100 सीसी ब्लड में इससे ज़्यादा है। 30 मिलीग्राम की से ज़्यादा की मात्रा है 100 जो सीसी ब्लड है। अगर ये केमिकली हमारे पास प्रूफ है, इसका डॉक्यूमेंट है, टेस्ट हुआ है जो भी ब्रीथ एनालाइज़र या केमिकली टेस्ट, तभी वो इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल कहलाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं कहलाएगा। स्मेल ऑफ अल्कोहल जो है वो सफिशेंट वर्ड नहीं है। तो इसके बेसिस पे कंपनी या एक अप्रूव्ड सर्वे रिकमेंड कर सकता है, अदरवाइज़ बिना किसी ऐसे प्रूफ के और इस क्वांटिटी के बिना नहीं कर सकता है। तीसरा है फिर उन्होंने एक सीएनजी के लिए बताया। तो सीएनजी का आरसी में है, इंश्योरेंस में है, या दोनों में नहीं है, या एक में है, तो ये का नुकसान की वजह क्या है, सीएनजी का क्या उस एक्सीडेंट में कंट्रीब्यूशन है, ये फंडामेंटल ब्रीच है या नहीं है, ये सब चेक करना होगा एक अप्रूव्ड सर्वेयर को विशेषज्ञ के तौर पे। और उस कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रख के अपनी जो भी रिकमेंडेशन हो सारी फाइंडिंग्स को रखते हुए वो देनी होगी। बाकी वो जो एक उन्होंने क्लेम को सब स्टैंडर्ड बेसिस पे का, एक अप्रूव्ड सर्वेयर किसी क्लेम को सब स्टैंडर्ड बेसिस पे सेटल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, क्योंकि पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पे सेटलमेंट की रिकमेंडेशन के लिए नहीं लिखा है। या तो क्लेम के लिए वो रिकमेंड करेगा या एडमिसिबल के लिए या नॉट एडमिसिबल को बताएगा। तो इसलिए जो भी आपकी फाइंडिंग्स हो वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है उसका, तो ये सर्कमस्टेंसेस क्या थी क्या नहीं, इन सब पे निर्भर करेगा, तो तभी इसका बारे में कहा जा सकता है। बहुत से लोग, हाँ, ये जो सब स्टैंडर्ड कहूँ इसको या नॉन स्टैंडर्ड, ये एक बीमा कंपनी और इंश्योर्ड के बीच का अगर कोई क्लेम डिस्प्यूटेड है जो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसमें मिलने में कोई प्रॉब्लम है या कुछ डिस्प्यूट है, तो इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी आपस में उसको नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पे सेटल करने के लिए आपस में लिखित में समझौता कर सकती हैं। तो ये नॉन स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड बेसिस क्लेम सेटलमेंट कहलाता है। इसमें अप्रूव्ड सर्वेयर का रोल नहीं होता है। फिर था कि एक गाड़ी किसी को बेच दी है, तो गाड़ी अगर बेच रहे हैं तो इंडियन मोटर टैरिफ में इसके लिए एक जनरल रेगुलेशन 17 है। तो जो इंश्योरेंस एक लाइबिलिटी सेक्शन होता है, एक ओडी सेक्शन होता है। लाइबिलिटी सेक्शन तो वो पूरे साल जो पॉलिसी पीरियड है उसे कोई वो बना रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता।
लेकिन जो ओडी सेक्शन है उसके लिए ट्रांसफ़र कराना होगा इंश्योरेंस को। उसके लिए जब गाड़ी बिकती है, उसका कोई जो भी जिस दिन गाड़ी बिक रही है उसके लिए 14 डेज़ का समय लिखा हुआ है। इस 14 डेज़ में आप अप्लाई करना होगा आपको, और आरसी ट्रांसफ़र के लिए भी और इंश्योरेंस के ट्रांसफ़र के लिए भी। अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपकी कवरेज बनी रहेगी। ये जो 14 डेज है इसमें भी, या इससे पहले अप्लाई करने से पहले भी अगर है तो 14 डेज तक आप एलिजिबल हैं। ये जो जनरल रेगुलेशन 17 है उसमें ये लिखा हुआ है, तो ये ट्रांसफ़र का केस है। उसके बाद एक उन्होंने कहा कि अगर किसी ने पूछा ऑयल चैम्बर अगर नीचे से लग गया है तो, और अगर इंजन सीज हो गया या कुछ भी है, क्या क्या क्लेम में मिल सकता है। अगर पॉलिसी है, पैकेज पॉलिसी है और एक्सीडेंट हुआ है आपका, चाहे आपका इंजन प्रोटेक्शन है या नहीं है, आपकी कॉमन नॉर्मल स्टैंडर्ड पॉलिसी भी है, तो अगर चैम्बर टूट गया और आपका ऑयल बह गया तो चैम्बर का भी आपको पैसा मिलेगा। मतलब ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग करना है कि हमें एक्सीडेंट से पहले जैसे गाड़ी थी वैसे करके देनी होगी, तो वो भी मिलेगा। इवन ऑयल जो बह गया वो उसके कंट्रोल से बाहर था तो वो भी, उसका भी पैसा क्लेम में मिलेगा। इवन अगर वो उसे एना बॉन्ड या किसी चीज़ गैस्केट से वो लगा हुआ है, ये जो ऑयल चैम्बर है, ऑयल पैन है, तो वो भी क्लेम में मिलेगा। अगर नीचे से स्ट्रेनर वगैरह लगा होता है कई बार डीजल गाड़ी में, वो टूट गया है तो वो भी मिलेगा। कभी कभी उसकी वजह से इतना गाड़ी आप एक तरफ करेंगे तो जो डीजल गाड़ी होती है उसमें टर्बो चार्जर होता है और वो बहुत हाई उसके आरपीएम होते हैं, वो एक तरीके से टरबाइन है, कंप्रेशर प्लस टरबाइन है, तो वो ऊंचाई पे होता है तो उसकी वजह से उसमें ऑयल पहुंचना बंद हो जाता है, तो ड्राई चल जाता है, जिसकी वजह से बेयरिंग ख़राब हो जाता है उसका, और उसमें सीटी जैसी आवाज़ आने लगती हैं। तो चूँकि वो आप उसको इतना समझ पाएंगे इतना वो ख़राब भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में वो भी क्लेम में मिलेगा अगर वो एक्सीडेंट में ख़राब हुआ है। दूसरा जो मुख्य सवाल उनका था कि अगर इंजन सीज हो गया, तो अगर इंजन सीज हुआ है और आप एक पॉलिसी कंडीशन 4 है प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी में, आपने गाड़ी को अगर एक्सीडेंट के बाद आप उसको चलाते हैं तो उसके लिए जिम एक्सीडेंट होने के बाद बिना किसी सेफ गार्ड लिए और आप उस गाड़ी को चलाते हैं तो उसके लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये पॉलिसी कंडीशन जो 4 है उसका वायलेशन होगा, तो फिर ये क्लेम इंजन सीज का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको रात है, दिखाई नहीं दिया और पता ही नहीं चला या कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसी थी, तो ये सरकमस्टेंसेस के बेसिस पे भी इस पे फिर गौर किया जाता है। फिर एक था एनसीबी। एनसीबी के मामले में ये है कि कई बार एनसीबी की डिटेल, एनसीबी की जो डिटेल है